हाँ लिखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन होंगे डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to b such that कि पहला एफ एक्स एंड जी एक्स both are continuous in closed interval a to b, gx and fx बात एक की, both are differentiable in open interval a to b, then there exists at least one point c belongs to open interval a to b for which f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus g। ये स्टेटमेंट है इसका। एक मिनट बज रहे, ऐसे ही चलाऊं तो ठंडा का है, तब थोड़ा मेरा दिमाग ठीक हो। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो इसके लिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ और समझा भी दूंगा ताकि समझ में आ जाए आपको। एफ एक्स और जी एक्स के बारे में बताया गया, तो कल जैसे मीन वैल्यू थ्योरम पड़ी थी ना, लॉग्रेंजेस मीन सर वैल्यू पेज ला थ्योरम। पेज ओपन करो ना और रह गए। चलो बहुत कर दो। हुआ सर। ओके, जिसे कल हमने प्रूव किया था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसी की तरह एच एक्स एक नया फंक्शन मान लिया, कोई करेगा नहीं, सिर्फ सीखो। एफ एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ जी एक्स, के जहां पे कांस्टेंट है और अगर के की वैल्यू निकालनी है तो एच ए इक्वल टू एच बी कर देना, तो के की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी के की वैल्यू? एफ बी माइनस एफ ए अपान जी ए माइनस जी बी, ये के की वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना आप। अच्छा, फिर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। तो जो एच एक्स है वो रोल्स की तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। के की वैल्यू के लिए एच ए और एच बी बराबर हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू रोल्स एक वैल्यू जरूर होगी सी, जिसके लिए एच डैश सी को 0 होना पड़ेगा। जैसे ही एच डैश सी निकालूंगा तो आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू माइनस का के जी डैश सी।
के की वैल्यू निकालूंगा, आ जाएगी एफ डैश सी अपन माइनस का जी डैश सी। क्या करे गधा पढ़ के तू भाई। ये भी के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, दोनों को बराबर पुटअप कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। समझ में आ गया क्या प्रज्ञेश? हेलो। हाँ सर। हाँ, इसको गधे गधे को समझ में नहीं आएगा, इतना लेट आता है, कल भी नहीं आया तो कहाँ सीखेगा खाक। चलो अगली थ्योरम लिखो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलती है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट देखें फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ जाओगे। जो बोर्ड के लिए, बोर्ड में दो थी वो मैं कल करा चुका था। इंटरमीडिएट थ्योरम बोलती है कि इफ अ फंक्शन स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन f of x defined in close interval a to b such that पहला कि fx is continuous in close interval a to b, दूसरा fa and fb having opposite sign, fa और fb इन दोनों का साइन अपोजिट होगा। दो ही बातें, डिफरेंशियबिलिटी जरूरी नहीं है, हैं? फिर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c या एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x या c माने लेते हैं, वेयर c belongs to open interval a to b for which f of c equal to 0। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? देखें क्या बोलती है थ्योरम, बस फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी पर फंक्शन का साइन अपोजिट होना चाहिए, तो बोलता है एफ सी 0 होने का मीनिंग कम से कम, सॉरी हाँ, उस फंक्शन का एक रूट, कम से कम एक रूट जरूर होगा उस ओपन इंटरवल में। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या भाई निकिता? हाँ सर। कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी पर फंक्शन का अपोजिट साइन है, तब उस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी जो उस ओपन इंटरवल में होगी। मतलब वो इक्वेशन कम से कम एक रूट जरूर रखेगा उस ओपन इंटरवल में। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। देखिए ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट। ए से बी तक फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस। जो ए पर साइन हो उसका साइन अपोजिट हो बी पर, ध्यान देना।
तो ए पर वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो बी पर ग्राफ कहां दिखाना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के नीचे। एफ बी निगेटिव होना चाहिए, यही तो बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, एफ ए और एफ बी दोनों का साइन अपोजिट हो। तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल ए टू बी में होगा और जो उस फंक्शन का रूट होगा, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। देखते हैं कैसे, साफ साफ दिख भी जाएगा। तो ग्राफ ऐसे ही बन सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है कि नहीं? ए से बी तक ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। ए पर वैल्यू पॉजिटिव है तो बी पर वैल्यू निगेटिव है। तो ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर फंक्शन 0 हो रहा है कि नहीं? एफ एक्स, इस पॉइंट पे फंक्शन कहां है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का मीनिंग y इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? y का मतलब फंक्शन 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट हो गया सी, जो ए और बी के बिटवीन लाई कर रहा है। और जब यहां x की वैल्यू c डालूंगा तो एफ ऑफ सी 0, क्योंकि x इक्वल टू सी पर ग्राफ x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर होने का मीनिंग y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0 है। समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझाओ प्रज्ञेश। हाँ सर। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं, बिल्कुल आसान है। और देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ए पर साइन निगेटिव, बी पर साइन पॉजिटिव, ग्राफ ब्रेक हुआ क्या? नहीं। एक्स की कितनी वैल्यू मिली? एक तो ये मिली, एक तो ये मिली, एक तो ये मिली। तो 3 रूट दिख रहे हैं ना, 3 रूट दिख रहे हैं कि नहीं? जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, C1 C2 C3। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था, हो गया। कंप्लीट करो, ग्राफ बना लो। दो अलग अलग ग्राफ बना लेना, कम से कम एक रूट उसी क्वेश्चन का जरूर होगा। दोनों अलग अलग बनाना भाई हैं, एक बार ये, एक बार ये वाला। उतनी ही बात से लोग समझ जाते हैं, ऐसा मैथ्स का खेल है। तो थ्योरम तुम्हारी खत्म हो गई, मिनिमा मैक्सिमा हो ही चुका है दोनों तरीके से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो ही चुका है, टेंजेंट नॉर्मल हो ही चुका है। कुछ क्वेश्चन करा दें, इस वीक में चैप्टर खत्म करना है, इंटीग्रेशन शुरू करना है मंडे से है। देखिए तो चलो उठाते हैं कोई बाई कोई बुक। देखते हैं क्वेश्चन एओडी पेज नंबर 190। इंटीग्रेशन शुरू हो गया यार। चलो हो गया। पढ़ाता हूं मैं, ध्यान दें। क्वेश्चन देता हूं, संभालना भाई हैं। 2008 में 2 क्वेश्चन आए हैं,
आए तो 3, चलो तीनों देखते हैं। देखें, टू 2008 में एडवांस के 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंसीडर द 2 कर्व, 2 कर्व गिवन है, एक C1 जो पैराबोला है और दूसरा C2 जो सर्कल है। देन ऑप्शन नंबर ए, C1 and C2 touch each other. Touch each other. At one point B. C1 and C2 touch each other exactly 2 point. C1, C2 touch each other exactly 2 points. C. C1 and C2 intersected, touch नहीं कर रहे हैं, intersected but not touch. At exactly 2 points. D. C1, C2 neither intersected nor touch. Okay. To each other. तो देखें क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा है। इनके और इनके कॉमन पॉइंट निकालने हैं। क्या करने हैं? कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करने। एक पैराबोला एक सर्कल है, कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी कॉमन पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे भी कॉमन पॉइंट जो टच कर रहा है, तो वो इंटरसेक्ट और टच दोनों पे बात कर रहा है। इंटरसेक्ट कब करते हैं, टच कब करते हैं, बता ही चुका हूं जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा रहा था, तो वहीं से क्वेश्चन उसने बना दिया। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, सॉल्व करने के लिए एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालेंगे, तो पैरा अब सॉल्व करने जा रहा हूं तो वाई स्क्वायर की जगह 4x लिख सकता हूं कि नहीं? सर्कल की इक्वेशन में डाल दो तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आप देखेंगे तो x की जगह 4, वाई स्क्वायर की जगह 4x डाल सकते हैं। सॉल्व करने गया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्चुअली में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। x की एक ही वैल्यू आई 1, x की एक वैल्यू 1 आई तो 1 यहां पे डालो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो 2 पॉइंट आ गया। एक तो आ गया 1,2 और एक पॉइंट आ गया 1,-2। तो पहले वाला तो गलत हो गया कि टच एग्जैक्टली 1 पॉइंट। बी और सी ऑप्शन में से कोई ठीक है, डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। बी और सी में से कोई एक ही ऑप्शन ठीक है, या तो इनको टच करता है या तो इनको इंटरसेक्ट करता है। यहां तक करो बच्चे। भाई दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक में डालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट पता चल जाते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना या कॉमन पॉइंट निकालना, कॉमन पॉइंट दोनों हो सकते हैं। इंटरसेक्ट करेगा तब भी कॉमन पॉइंट, टच करेगा तब भी कॉमन पॉइंट, लेकिन कब कब इंटरसेक्ट करेगा, कब टच करेगा, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसी पे क्वेश्चन घुमा दिया। यहां तक तो क्वेश्चन कोई भी कर लेता। अच्छा,
तो मैंने क्या बताया था कि टच कब करेंगे, जब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों की स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम आ जाए। क्योंकि जब टच तो कर्व तभी करेंगे ना बच्चे, टच करेंगे तो कैसे पढ़ाया होगा भाई, ध्यान दिया करो। ऐसे ये टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैं किसी की टेंजेंट निकालूं, चाहे इसकी निकालूं चाहे उसकी निकालूं, एक ही टेंजेंट होगी। और जब एक ही टेंजेंट होगी तो दो की दोनों स्लोप बराबर हो जाएंगी, m1 और m2। अगर दोनों स्लोप बराबर नहीं है तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रज्ञेश बात समझ में आ रही कि नहीं रे? हाँ सर। ये हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। खतरनाक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन सिंप्लीफाई तो सब कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फिर स्लोप पे डिपेंड हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 4। तो y डैश की वैल्यू आ गई 2/y। किस पॉइंट पे पता करना है, 1,2 पे। 1,2 पे पता कि y की जगह 2 डालना है, तो आंसर 1 आ गया, m1 1 आ गई। इस कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने गए एट द सिमिलर पॉइंट पे, तो देखिए, तो जैसे स्लोप निकालने का तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई डैश 6x का 6, 1 का 0, 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 क्यों, 3 माइनस x अपान वाई। समझने वाले समझ गए होंगे। किस पॉइंट पे निकालना था, 1,2 पे। x की जगह 1 डालना है, y की जगह पर 2 डालना है, तो 3 माइनस 1/2, इसका भी रिजल्ट 1 आ गया। तो फिर दो की दोनों टेंजेंट की स्लोप बराबर आ गई, तो 1,2 पे तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इसने बोला एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसने बोला एग्जैक्टली लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। तो दो के दोनों ऑप्शन सेम है, या तो टच करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? दोबारा समझाऊं रे प्रज्ञेश? हाँ सर। हैं, समझ गया? हाँ सर। गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे मैच चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताऊं निकिता, तुम्हें बात समझ में आई क्या? निकिता और कौन करेंसी, एक तो आई नहीं पगली आज, कौन नहीं आई? करेंसी, निकिता, प्रज्ञेश, प्रतीक तू भी खत्म है रे, तेरा भी गेम हो गया है, एक्सपायर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये भी 2008 का है। द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन लिखता हूं, थोड़ा खराब चल रहा है, इसकी ये चेंज करनी है यार। पॉइंट बहुत दिन से चल रहा है ना, किसी ने तोड़ उड़ दिया होगा, धक्का लग गया होगा। फंक्शन है कि 2 प्लस एक्स का क्यूब। मेरे महाराज, कब? जब x ग्रेटर देन -3 लेसर आर इक्वल टू -1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। और x की पावर 2/3 कब? जब x ग्रेटर देन -1 लेस देन 2 है। क्वेश्चन नोट करो। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। The total number of local maxima and local minima of the function this is। किसके कितने लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, कितने होंगे? अच्छा, तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड।
एक बार डिफरेंशिएट करो, सब पता चल जाएगा। फंक्शन लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ अटेन करता है? जहां पे उसके दोनों नेबरहुड पर एफ डैश का साइन डिफरेंट होगा। याद है कि नहीं? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, बोला था मैंने, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट कोई नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं तुमको। पता है, एक्सप्लेन भी करता हूं प्रॉपर क्यों, देखिए। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश क्यूब है, तो आ गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, लिख दूं, बात तो एक ही यार। x प्लस 2 का स्क्वायर फर्दर किया तो यही आया, x ग्रेटर देन -3 लेस देन -1। यहां से कितना आ गया, 2/3 x की पावर 2/3 -1 यानी कि -1/3। जब x ग्रेटर देन -1 लेस देन 2 होगा। अच्छा इधर देख, -3 से लेकर -1 तक ये किसी का स्क्वायर है। जब ये किसी का स्क्वायर है तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, है तो एफ डैश। तो -3 से लेकर -1 तक तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ। प्रश्न साइन चेंज होगा क्या रे? वही सर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। कुछ भी डालूंगा -3 से लेकर -1 तक तो इसका साइन कभी चेंज, हाँ -2 पर 0 हो जाएगा, -2 पर। लेकिन -2 पर एफ डैश तो 0 है, लेकिन उससे पहले भी पॉजिटिव है उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो फंक्शन -2 पे कुछ भी नहीं अटेन करेगा, जबकि एफ डैश 2 उस पॉइंट पे 0 है। समझी गए होगे? चलिए आगे बढ़ने दो। अब तो -1, जरा -1 से पहले की बात करो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, -1 के बाद की बात करो तो देखिए, तो एक्चुअली में हो गया 2/3 और x की पावर 1/3। ध्यान देना रे, -1 से पहले ये पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है, एफ डैश है ये। -1 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि एफ डैश, तुम्हारे लिए लिखे देता हूं वरना मैं क्वेश्चन कर चुका था। एफ डैश -1 -h क्या है? वो पॉजिटिव है। और एफ डैश -1 + h क्या है? वो निगेटिव है, क्योंकि x की वैल्यू -1 डालूंगा ना, तो -1 का थर्ड रूट निकालूंगा तो निगेटिव आएगा ही, जानते ही हो। बोल रहे पतसवा, तो इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो -1 से पहले तक फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो -1 पे क्या अटेन करेगा? ये तो मैक्सिमा अटेन करेगा। तो -1 तो एक पॉइंट हो गया, तो एक तो आंसर आ गया। एक है, बी को टिक कर दो। गलत, बताता हूं कैसे, यहां तक करो पहले। ये इसलिए तो आईटी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी आता है, कम टाइम भी ले रहा है, एक बार डिफरेंशिएट किया सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है बता देता हूं, जल्दी करो। 2 जबकि दिख एक ही रहा है, यही तो मैथ से बच्चे। ये करेंसी तुमको बात समझ में आ गई कि एफ डैश -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्योंकि x की वैल्यू -1 डालेंगे ना यहाँ पे आप, तो -1 का थर्ड रूट -1 ही आता है, जानते होगे आप। तो फंक्शन एक पॉइंट पे तो मैक्सिमा अटेन कर चुका है, लेकिन और खेल है, खेल यहां पर छुपा है, देखिए कैसे। तो इसको मैं ठीक कर दूं जरा। जो एफ डैश है हमारा, वो एक्चुअली में इतना है। देख कैसे खेल चेंज हो गया। -1 और 2 के बिटवीन 0 भी तो आएगा, 0 से पहले तक, 0 से पहले तक ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोल रहे प्रज्ञेश। जब मैं एफ डैश 0 - h निकालूंगा तो ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। और 0 + h, 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा?
जीरो से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो प्लस आ गया। तो जीरो से पहले तक ये डिक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जीरो पर क्या अटेन करेगा, मिनिमा। तो एक मिनिमा अटेन करेगा, एक मैक्सिमा अटेन करेगा। मैक्सिमा किस पर अटेन करेगा, -1 पर। मिनिमा किस पे अटेन करेगा, जीरो पर। लेकिन लोगों ने जीरो को ध्यान दिया ही नहीं होगा, इसीलिए तो आईटीएन हर कोई बनता नहीं है। तो कितने पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए प्रज्ञेश? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नॉट 1 जो दिख रहा था। ऐसे ऐसे घुमा देता है बच्चे, याद रखना भाई। हैं, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू रे प्रज्ञेश। हाँ सर। चलो देखिए, लड़कियों तुमको समझ में आ गई बात? निकिता, करेंसी, ज्योति तो आज आई नहीं। बोलो निकिता बेटा, डरो नहीं। हाँ सर। पूरी पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए भाई। एक बार डिफरेंशिएट किया सब पता चलता है। चलिए, तो ये भी हो गया। एक और देख लो 2008 का, वो और प्यारा क्वेश्चन है। ये तो अंग्रेजी कौन लिखा है भाई, थॉमसन्स मॉडल्स एटम। अच्छा, बोलता है लेट द फंक्शन g मैप्ड -∞ टू +∞ को डोमेन रियल नंबर 2 -π/2 टू π/2 कोडोमेन -π/2 π/2 बी गिवन बाय g ऑफ u इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स e की पावर u -π/2। ये तो क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है भाई। तो अच्छा, ऑप्शन देखो। पहला बोलता है कि देन g इज, तब g क्या होगा। पहला ऑप्शन बोला कि इवन होगा, मतलब इवन फंक्शन होगा एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। पागल है। इवन हम तभी चेक करते हैं जब x की जगह पर -6 लिखा जाए, तो गलती हो गया, बेवकूफ है, इसको क्वेश्चन बनाने नहीं आया आईआईटी वाले को। क्योंकि भाई इवन ऑड कब चेक करेंगे, जब निगेटिव। इवन फंक्शन कब होता है, जब f ऑफ -6 इक्वल टू fx आ जाए। ऑड फंक्शन कब होता है, जब f ऑफ -6 इक्वल टू -fx आ जाए। और ये बात ही पॉजिटिव की कर रहा है, तो गधा है, क्वेश्चन ही नहीं बना पाया ये। चल भाई देखें, समझो, है ना। तो एक ऑप्शन तो उसने फर्जी में बोल दिया, गलत है, इसको तो टिक ही नहीं करना है। कि फंक्शन हमारा इवन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। एंड लगाया तो दोनों होना चाहिए, आर लगाता तो सही होता अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो। ये मैंने लॉजिक में पढ़ाया था। अच्छा, दूसरा और सेकंड ऑप्शन बोला ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ टू +∞। यहां थोड़ा ठीक किया, पूरे डोमेन की बात की। सी ऑड एंड स्ट्रिक्टली, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सेकंड ऑप्शन में, कोई इशू नहीं, डिक्रीजिंग। थर्ड में बोलता है ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थर्ड में बोला इंक्रीजिंग इन आर, आर का मतलब -∞ टू +∞। डी नाइदर इवन nor odd but strictly increasing। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब इस फंक्शन का हमें इवन ऑड भी चेक करना है और मोनोटोनिक नेचर भी फाइंड आउट करना है। बताएं बच्चे आगे। या ज्योति क्यों नहीं आई बच्चे आज? निकिता हैं? ज्योति क्यों नहीं आई? इसीलिए तो फिर सब पीछे हो जाते हैं भाई। क्या बताएं इन सब बच्चों को, कब सुधरेंगे यार, ये सब पगली आ गए बिल्कुल। चल देख, अच्छा देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन,
तभी तो लोग डर जाते हैं फिर आईटी के पेपर देखकर, क्योंकि प्रॉपर मेहनत नहीं करते। अब रोटी बेलनी है तो बेल लो कभी भी, उसमें क्या है, रोटी बनानी है तो कोई भी सीख लेगा। वो तो मैं भी बना लेता हूँ लड़का होकर, उसमें क्या है, लड़का क्या अब तो मैन हो गया, 40 साल का हो गया लगभग, वो रोटी बनाना मुझको भी आती है। देखो तो कहानी ये चल रही थी भाई, इवन और ऑड चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने में खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम्हें डर लगे तो ये जी यू दे रहा है और यहाँ पे यू लिख रहा है, चाहो तो आप एक्स लिख दो, चाहे तो वैसे चलने दो, यू और एक्स में कोई डिफरेंस नहीं। फंक्शन जी एक्स लिखते थे, उसने जी यू लिख दिया, एक्स लिख दूं क्या तुम्हारे लिए, चलो किए देता हूं ताकि डरो नहीं तुम। यू की जगह आप एक्स लिख सकते हो, नो इश्यू। ये रही डोमेन, ये रही कोडोमेन। तो जी डैश निकाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, जी डैश निकालने गया तो 2 तो अपनी जगह हो गया, tan इनवर्स डेरिवेटिव तो चैन रूल लगेगा, इसको x समझा जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो 2x हो गया * उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आ गया। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x खुद पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 to ∞, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हो गया। तो सी या फिर डी ऑप्शन में से कोई ठीक है, बी तो गलत है क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला, और इवन तो हो ही नहीं सकता, ए तो पहले ही गलत था, लेकिन चलो अभी उसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इवन 0 to ∞ में थोड़ी चेक कर सकते हैं इवन, क्यों रे प्रज्ञेश? हाँ सर। इवन होने के लिए x का निगेटिव होना कंपलसरी है, तभी तो आप चेक कर सकते हो कि जी x की जगह -x लिखेंगे। अच्छा अब बारी है इवन, तो ये कंफर्म हो गया ना फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इवन और ऑड, तो चलो जरा जी ऑफ -x निकालो, तो जैसे x की जगह -x लिखने गया तो 2 टाइम्स tan इनवर्स e की पावर -x - π/2 हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये gx के बराबर है कि -gx के बराबर है, इसीलिए जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया होगा तो इवन और ऑड में एक तरीका और बताया होगा, क्या रे, कि इन दोनों का सम निकालना, अगर 0 आ जाए तो ऑड और 2 टाइम्स आप gx आ जाए तो इवन। याद आया कि दोबारा समझाऊं रे? जितने भी आईआईटी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप देख ही नहीं पाओगे कि जी ऑफ -x gx के बराबर है कि -gx के बराबर है। 2 क्वेश्चन वहीं कराए होंगे, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं। जैसे दोनों को ऐड करने गया तो -π/2 -π/2 तो -π तो हो गया, और 2 दोनों से कॉमन ले लो, तो एक तो हो गया tan इनवर्स e की पावर x बराबर, एक हो गया प्लस tan इनवर्स e की पावर -x, ये भी बराबर है, और -π हो गया, π/2 π/2 π हो गया बराबर। अब इसी को लोग नहीं जानते तो फिर मैं क्या करूं? तो देखो ये जो सेकंड वाला लिखा है इसमें मैथ्स लगाऊंगा, इसको हम लोग tan इनवर्स 1/e की पावर x लिख सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स को हम लोग cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो e की पावर x हो गया। यानी कि जो tan इनवर्स e की पावर x लिखा है, चाहे तो आप इसको cot इनवर्स e की पावर x लिखोगे, जैसे लिखोगे तो फिर एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, इनवर्स में पढ़ाया था कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, π/2, तो इसकी वैल्यू π/2 हो गई, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई चल रहा, तो ये भी पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, वैल्यू 0 हो गया, तो फंक्शन क्या हो चुका है, फंक्शन ऑड हो चुका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले हो चुका है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी कर प्रज्ञेश, बात समझ में आई कि नहीं आई रे? हाँ सर। ऐसे ऐसे लगती है मैथ्स, इतना तैयार रहो रे, तुम्हें सब याद ही नहीं रहे, इतना कुछ पागल, अभी अभी मक्कारी कर रहे हो। ये तो बड़ा गधा है, क्या नाम इसका, प्रतीक का, ये तो खत्म ही हो गया पूरा, ये सिर्फ ड्राइवर बनेगा आगे जाके। ये भूषण और क्या नाम उसको, क्या नाम दूसरा कौन आता है इसके साथ में, कौन आता है 11th वाला बच्चा, हैं ऋषिकेश, उसकी ड्राइवरी करेगा, गुलाम बनेगा आगे जाके, और कुछ नहीं कर पाएगा ये।
गधा है ये, कुछ दिमाग ही नहीं काम करता, घूमता है इधर से उधर सांड की तरह। कभी तुम्हारे यहाँ गया था, क्या लाने, चाबी लाने गया था। मुझे सब पता चलता है बेटा, जितने भी लोग हैं ना आपस सब मेरे लोग हैं, और जानते हो सब मुझे एक एक बात बता जाते हैं बगैर कहे, एक एक के बारे में पूरी खबर रखता हूँ। चलो पढ़ो भाई, बाकी कल है ना, आज इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्योति बेवकूफ वो भी नहीं आई, अब ज्यादा उसको बोलेंगे तो रोने लगेगी, फिर वो रुलाना तो चाहिए ऐसे लोगों को, 3-3 घंटे दोनों हाथ खड़ा करके मार डंडा, इनको भूत बना देना चाहिए। अब मैं कल्चर अपना चेंज कर रहा हूँ भाई, अब मैं डालूंगा सिर्फ वही, ये तो चलेगा जो चल रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको यार, गुरुकुल, मेरा नाम लिखा ना उसमें गुरुकुल, तो मैं गुरुकुल ही बनाऊंगा इसको। एक बार मेरे घर में बच्चा आ गया तो ना उसके बाप आएंगे, ना उसके बाबा आएंगे, ना उसकी मैया आएगी, कोई नहीं आएगा। फिर वहां से बन के डायरेक्ट वो चैंपियन निकलेगा, फिर वो हमारी सोसाइटी को, समाज को एक बेहतर विकल्प दे सकता है। ऐसे तो क्या घूम रहे हो, ये चल भाई क्लास ओवर, बाय। पढ़ते नहीं हो दिल लगाकर।